वेलकम। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पहला वीडियो है, तो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप इवन +2 में पढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक पेन और पेपर साथ में रखें। जो भी आपको लगे कि कोई डाउट है या कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको नोट करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि क्या डाउट या कन्फ्यूजन है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक जिसमें आउटकम फिक्स्ड होता है। अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को सिमिलर कंडीशन के अंदर करें तो वो आउटकम फिक्स्ड होता है। उस तरह के एक्सपेरिमेंट आप यूजुअली लैब में करते हैं, फिजिक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब में। तो अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो सिमिलर है तो आउटकम सेम होगा। पर एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर आउटकम फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ थ्रोइंग ए डाई, तो थ्रोइंग ए डाई करूँगा तो आउटकम क्या आएगा? आउटकम फिक्स्ड नहीं है, आउटकम एक सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में से हो सकता है। तो यहाँ पे सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जिसके अंदर आउटकम फिक्स्ड नहीं है, आउटकम एक है, एक से ज़्यादा हो सकता है और वो एक फिक्स्ड सेट में से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है सैंपल स्पेस। तो वो पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तीसरा टर्म है इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का एक सबसेट जो होता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। मान लो मैंने एक इवेंट डिफाइन किया ए, तो ए के अंदर हमने ले लिया आउटकम 1 3 और 5। तो ए जो है सैंपल स्पेस का एक सबसेट है। तो अगर इनमें से कोई भी आउटकम आ रहा है, जैसे मैंने डाई को थ्रो किया और इसमें से यानी कि 1 3 या 5 में से कोई भी आउटकम हमें आता है तो मैं बोलूँगा कि इवेंट ए हुआ, ठीक है। सिंपल इवेंट क्या होता है? सिंपल इवेंट एक ऐसा इवेंट है, मान लो मैं एक इवेंट डिफाइन करूँ E1 जिसके अंदर बस एक आउटकम है, जैसे 1। अगर मैं एक दूसरा इवेंट डिफाइन करूँ E2 जिसके अंदर भी जस्ट एक आउटकम है, जैसे 2, तो E1 और E2 एक सिंपल इवेंट हो गए। कंपाउंड इवेंट क्या है? कंपाउंड इवेंट जो ए इवेंट है वो एक कंपाउंड इवेंट है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आउटकम है, ठीक है। तो कंपाउंड इवेंट और सिंपल इवेंट आई डोंट थिंक कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैंने मान लो डाई को थ्रो किया और मैं बोलूँ कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि 7 आ जाए। अगर डाई रेगुलर 6 फेस्ड स्टैंडर्ड डाई है तो 7 तो आ ही नहीं सकता। तो 7 आना एक इम्पॉसिबल इवेंट है। और श्योर इवेंट क्या है कि अगर मैं डाई को थ्रो करूं और मैं बोलूं कि 1 से लेके 6 तक आने की संभावना क्या है, कि इस बात की संभावना क्या है, या एक ऐसा इवेंट कि उसमें से जो आउटकम है वो 1 to 6 के बीच में से हो, तो वैसे इवेंट को हम बोलेंगे कि श्योर इवेंट है। मान लो आप डाई को थ्रो करोगे तो 1 to 6 में से तो कुछ आएगा ही। हाँ, अगर आप कलाकार हो और सोच रहे हो कि डाई बीच में अटक जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो अलग बात है। पर यूजुअली अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस की बात करें तो जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो 1 से 6 के बीच में कुछ ना कुछ हमें आना चाहिए। तो वो जो है एक श्योर इवेंट है कि मैं बोलूँ कि इफ़ आई एम थ्रोइंग ए डाई एंड द आउटकम इज़ फ्रॉम 1 to 6, तो दिस इवेंट इज़ ए श्योर इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? जैसे कि एक हमने इवेंट ए लिया और ए का कॉम्प्लीमेंट मैं पूछूं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि वो सारे आउटकम जो ए में नहीं हो पर सैंपल स्पेस में हो। यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 4 और 6, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो ए में तो नहीं है पर उसके सैंपल स्पेस में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमें वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे, पर यहाँ पे भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक है द इवेंट ए और बी। तो इवेंट ए और बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इवेंट ए यूनियन बी से।
और इवेंट ए एंड बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। द इवेंट ए बट नॉट बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। ठीक है, अगर आप वेन डायग्राम की मदद से समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये ए है इवेंट और ये इवेंट बी है। तो वेन डायग्राम में जो यूजुअली सेट थ्योरी में जो यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ पे वो सैम्पल स्पेस होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी जो है आपका पूरा का पूरा ए और बी में जो आउटकम है उसका सेट है ए यूनियन बी। अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला हो गया जो कि ए और बी में कॉमन है। और इवेंट ए बट नॉट बी, मतलब अगर हम दोबारा एक पिक्चर बनाए, वेन डायग्राम बनाए, तो ए बट नॉट बी का मतलब हो गया ए माइनस बी। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये वाला पोर्शन जो ए में है पर बी में नहीं है। ठीक है, और भी अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसको मैं बाद में बात करूँगा। फिलहाल मैं टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये जो लास्ट के 3 टर्मिनोलॉजी हैं ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आप देखोगे कि इस प्रोबेबिलिटी कोर्स में आएगा। तो जो पहला है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मैं 2 इवेंट्स पिछले पेज पे लिया था। पहला इवेंट लिया था 1, 3, 5 और दूसरा इवेंट लिया था जिसके अंदर हमारा आउटकम है 2, 4 और 6। तो इसमें एक चीज़ आप नोट कर पा रहे हो कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ तो एक एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा, यानी कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि परस्पर अलग अलग, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट से मतलब क्या होता है कि मान लो ए और बी का एग्जांपल ही मैं लूँ और यहाँ पे मैं निकालूँ ए यूनियन बी, तो आप नोट करोगे कि ए यूनियन बी पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस के बराबर है। मतलब इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब के सब आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी से मेरा मतलब ये है कि अगर ए यूनियन बी के अंदर पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस का एलिमेंट आ जाए तो इन दोनों इवेंट्स को हम बोलेंगे कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। जैसे कि मैं ऐसे भी लिख सकता था, मान लो मैं लिखता एक इवेंट लिखता E1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और दूसरा इवेंट लिखता E2 में मैं लिखता 5, 6। तो E1 और E2 जो है वो क्या है, वो एग्जॉस्टिव इवेंट है, क्योंकि E1 और यूनियन E2 अगर आप करोगे तो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मान लो एक मैं इवेंट ले लेता E3 जिसमें मैं लिखता मान लो 4, 5 और 6 और मैं लेता E1 और E3। तो E1 और E3 का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक एलिमेंट जो है, एक इवेंट या एक आउटकम जो है वो कॉमन है। तो E1 और E3 जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो सैम्पल स्पेस को बांट देते हैं। इसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस का पार्टीशन कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो हमारा सैम्पल स्पेस है जिसमें 6 आउटकम है 1 से लेकर 6 तक, अगर इसके अंदर मैं डालता हूँ 1, 3 और 5 और इसके अंदर मैं डालता हूँ 2, 4 और 6, तो आप क्या नोट कर पा रहे हो कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इस तरह के इवेंट्स को, तो यहाँ पे ए और बी को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को अगर हमें बोलना हो तो हम बोल देंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे साथ में। इक्वली लाइकली इवेंट्स जो है वो एक तरह से पूरा का पूरा फाउंडेशन है, क्योंकि इक्वली लाइकली से मेरा मतलब है कि मान लो आपने डाई को थ्रो किया तो 6 आउटकम है 1 से लेके 6 तक, अगर सबकी लाइक्लीहुड सेम है, मतलब अगर आप डाई को थ्रो करोगे तो 1 आने की उतनी ही संभावना है जितनी 2 आने की है या 3 आने की है या 4 आने की है। तो इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। और एक्चुअली जो मेरा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो इसी बात पे आधारित है कि अगर आप डाई को थ्रो करो और एक आउटकम की संभावना दूसरे आउटकम की संभावना से अलग है तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली अगर बात किया जा रहा है कि डाई को हमने थ्रो किया है और कुछ और अलग से न बताया जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं, मतलब 1 की संभावना 2 की संभावना के बराबर है, या उसी तरह से अदर संभावनाएं या अदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी सेम है। ठीक है,
तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इसमें क्या लिखा हुआ है आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, पर ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। मान लो कोई इवेंट ए है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ए बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस। उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि सैम्पल स्पेस के अंदर अगर n आउटकम्स हैं, ठीक है, और इवेंट ए के अंदर m आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी m/n हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ कि मैं एक डाई को थ्रो करूँ, तो इसकी क्या संभावना है कि वो एक इवन नंबर होगा, ठीक है। मैं एक डाई को थ्रो करूंगा तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या आउटकम आएगा, सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम आएगा 1 2 3 4 5 6, और मेरा इवेंट क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमारा इवेंट है वो कि इवन नंबर आ जाए। तो इवन नंबर कैसे आएगा, अगर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, तो मैं बोलूँ कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि ई के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे कि ई के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट सेट कितना है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितना है। तो यहाँ पे इवेंट सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और सैम्पल स्पेस के अंदर 6 एलिमेंट है, तो 1/2 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि जो है आपका इवेंट नंबर आने का जो इवेंट होगा उसकी संभावना 1/2 है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि ई कॉम्प्लीमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी होगी जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा ई कॉम्प्लीमेंट के अंदर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सैम्पल स्पेस के अंदर n है, और अगर इसी टर्मिनोलॉजी में मैं बात करूं, चूंकि हमने यहाँ पे पी ए लिया है तो मैं यहाँ पे पी ए बार डिफाइन करके दिखा देता हूँ। तो पी ए बार क्या होगा, सैम्पल स्पेस के अंदर तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे। अगर ए के अंदर m एलिमेंट हैं और सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल n एलिमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर n माइनस m एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो होगा वो होगा 1 माइनस m/n, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने अगले पेज पे लिखा भी होगा कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप जान लें। कि पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का 0 है तो इसका मतलब कि ये इवेंट क्या है, ये इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। और किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये इवेंट है श्योर इवेंट, ठीक है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। कई बार स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं -492 और बाद में आके बोलते हैं कि सर गलती कहाँ है, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सीधे दौड़ा देता हूँ, ठीक है। उनसे मैं कुछ बात ही नहीं करता, सीधे उनके पीछे दौड़ जाता हूँ मैं, ठीक है। अगर वो पकड़ा गए तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या करता हूँगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मतलब ह्यूमर के लिए मैंने कर दिया, क्योंकि आजकल ऐसा करना कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है। आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। 1 और दूसरी चीज़ हमने बताई, वो भी आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दोनों का ऐड जो है वो 1 के बराबर है, दोनों का सम जो है वो 1 के बराबर है। तो ये आपका सेकंड जो है प्रॉपर्टी है। थर्ड वाला थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कई बार वो इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं कि इफ़ एक्स केसेस आर फेवरेबल टू ए, मतलब कोई इवेंट है जिसमें x नंबर ऑफ केसेस हैं जो इवेंट ए के अंदर हो सकते हैं, एंड y केसेस आर फेवरेबल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, x/x + y, ये कॉमन सेंस है ना, क्योंकि ए के अंदर अगर x है और ए बार के अंदर y है तो टोटल कितने हो गए, सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल हो गए x + y। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है, जो ए के अंदर हो x और टोटल यानी कि x/x + y। एंड पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसको हम बोलेंगे y/x + y। तो जो y के फेवरेबल जो ए कॉम्प्लीमेंट के फेवरेबल हैं वो y हैं और टोटल है x + y, तो y/x + y।
जो इम्पॉर्टेंट बात मैं हाईलाइट करना चाहता था यहाँ पे ये कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आर एक्स एंड ऑड्स इन अगेंस्ट ए आर वाई इज टू एक्स, ये चीज़ आप थोड़ा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं जो बात बताना चाहता था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं पे लिखा हो कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आर एक्स इज टू वाई, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो उसमें यूजुअली क्रिकेट मैच के पहले लिखा होता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया आर इन 6:5, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि भारत के जीतने की संभावना 6/6 + 5 यानी कि 6/11 है। ऑड्स इन फेवर होने का मतलब ऑड एगेंस्ट अगर लिखा हुआ है ऑड एगेंस्ट ए आर वाई इज टू एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया इज एक्स एंड एगेंस्ट इंडिया इज वाई। ठीक है, मान लो मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, दोबारा समझो। ठीक है, और मैं बोलूँ कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया इज 6:5, ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया इज 6:5, तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/11। ठीक है, और मैं बोलूँ कि ऑड एगेंस्ट इंडिया इज 6:5। ठीक है, तो ऑड एगेंस्ट इंडिया इज 6:5 मीन्स इंडिया के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/11 है। एगेंस्ट का मतलब क्या होता है, ऑड्स इन फेवर, और ऑड एगेंस्ट आप समझ गए। तो दोबारा आप इस बात को जो है कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑड्स इन फेवर क्या हुआ या ऑड एगेंस्ट क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी ये चीज़ लिखी जा चुकी है, आप इसको देख लें कि वी से दैट्स ऑड्स इन फेवर ऑफ एक्स आर एक्स इज टू वाई एंड ऑड एगेंस्ट ए आर वाई इज टू एक्स। ठीक है, एगेंस्ट और फेवर का कॉन्सेप्ट ये क्या हो गया, क्यों नहीं मिट रहा है ये। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। वीडियो के अंदर कितना टाइम हो चुका है, 17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते करते। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। ए क्वाइन इज टॉस्ड सक्सेसिवली 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड और 2 हेड। एग्जैक्टली बोला गया है, 1 हेड और 2 हेड। तो इसको सॉल्व करने के पहले हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अगर आप एक क्वाइन को 3 बार लगातार उछालें तो जो सैंपल स्पेस है उसमें क्या हो सकता है, तीनों बार आपका हेड आ जाए, या पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए, हेड हेड टेल आ जाए, या आपका हेड टेल हेड आ जाए, या आपका हेड टेल टेल आ जाए। और मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ऐसा मैंने क्यों लिखा वो आप पकड़ना। या टेल हेड हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या टेल टेल हेड आ जाए, या टेल टेल और टेल आ जाए। टोटल 8 संभावनाएं हैं, एक हेड टेल, 2 हेड टेल, 3 हेड, थर्ड बार हेड टेल, तो टोटल 2 × 2 × 2 यानी कि 8 पॉसिबिलिटी हैं। अगर हम इवेंट डिफाइन करें, हमारा जो इवेंट है वो ई है, तो इवेंट्स के अंदर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या है, वो बोल रहा है कि आपको एग्जैक्टली 1 हेड या 2 हेड चाहिए। तो अगर आप देखो तो जो इस वाले आउटकम के अंदर 2 हेड है तो हमें इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले के अंदर अभी 2 हेड है तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा, हेड टेल हेड। तीसरे के अंदर 1 हेड है तो हमें लेना पड़ेगा, हमें एग्जैक्टली 1 या 2 हेड चाहिए। उसके बाद इसमें 2 हेड है तो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 1 हेड है तो हमें लेना पड़ेगा। इस लेना पड़ेगा से मेरा मतलब है कि इस आउटकम को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसा ना सोचिए कि क्या लेना पड़ेगा। उसी तरह से है टेल टेल हेड, तो यहाँ भी इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करना ज़्यादा बेहतर होगा, लेना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे ये 6 के 6 आउटकम्स आ गए। कुछ जो कलाकार होंगे या स्मार्ट बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर मैं पूरा काउंट करने के बजाय एग्जैक्ट 3 हेड्स और 3 टेल वाले को भी काउंट करके और उसका कॉम्प्लीमेंट करके निकाल दूँ। आप चालाक हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, पर मैंने चूंकि ये फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर किया तो मैं बेसिक आइडिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालूँ तो जैसा डिफाइन किया था कि
ई के अंदर कितने आउटकम्स हैं वो लिखूंगा और सैंपल स्पेस के अंदर कितने आउटकम है उसको लिखूंगा। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और सैंपल स्पेस के अंदर 8, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 3/4। अब मैं ये 6/8 आपको काउंट करके इसलिए दिखाया था कि आप कॉन्फिडेंटली इसको लिख पाएँ। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो थोड़ा अच्छा है, और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी थोड़ा अच्छा होता जाएगा प्रॉब्लम का। क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम था तो हमने बहुत बेसिक लिया काउंटिंग टाइप का। अब ये है कि वर्ड्स आर फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस, जो कि आजकल कम हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अभी कल मेरी बातचीत हो रही थी हमारे एक मित्र से, तो उसमें बातचीत हो रही थी कि सुख कैसे मिलेगा जीवन में, सुख कैसे हासिल किया जाए, मतलब हैप्पीनेस कैसे अचीव किया जाए। तो चूँकि मैं हमेशा से कलाकारी मतलब हमेशा से तो नहीं, मतलब कलाकारी थोड़ा बहुत तो मैं भी करता ही हूँ। तो मैंने उसको बताया कि देखो हैप्पीनेस के पीछे मत भागो, पीस के पीछे भागो। हमारा जो कल्चर है उसमें सुख से ज़्यादा शांति को प्राथमिकता दी गई है। तो जीवन का लक्ष्य सुख नहीं होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य शांति होना चाहिए। बकवास। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो ये लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस है, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट हैं, PEACE। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि वर्ड्स आर फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस। तो सबसे पहले ऐसे टोटल कितने वर्ड होंगे, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, अगर हम उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस लिखें, तो अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो हमें फैक्टोरियल 5 तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। बट इसमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या कोई अल्फ़ाबेट एक से ज़्यादा बार आ रहा है। तो ई एक से ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि ई कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक होके कितना आएगा, 5 का 20 या 60, तो ये 60 आएगा। ठीक है, अब आपका इवेंट क्या है, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट 2 ईज कम टुगेदर। तो वैसे सारे वर्ड्स जिसके अंदर 2 बार ई मतलब दोनों ई एक साथ आए वो आपके फेवरेबल वर्ड्स होंगे। तो हम उसको काउंट करते हैं, लिखना तो पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करोगे, मैंने एक मच्छर मार दिया, मेरे सामने एक मच्छर है उसको मैंने मार दिया। ठीक है, तो अगर मैं उसको लिखूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, तो ये क्या होगा, ई क्या है, ई है ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर दोनों बार ई जो है वो साथ में आ रहा है उसको ई चूँकि हम इवेंट के लिए ई बोलते हैं तो इसलिए यहाँ भी ई लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ ईज कम टुगेदर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी के पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अगर आपको थोड़ी समझ हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह के केसेस में क्या करते हैं कि हमारे पास P है, हमारे पास A है और हमारे पास C है और हमारे पास 2 E है। तो इन दोनों E को बांध देते हैं एक साथ कि जहाँ जाएंगे वो एक साथ जाएंगे, तो ये एक तरह से व्यवहार करेंगे। ठीक है, ये 2 अलग अलग जिस्म हैं पर जान एक है, मतलब हमेशा एक साथ रहेंगे। तो अब हम इसको क्या देखेंगे कि ये 4 ही वर्ड हैं, PAC और डबल ई, तो PAC और डबल ई मतलब टोटल 4 हैं। तो इसको हम फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और अगर E और E सेम है तो इसको भी, अगर कोई बोले कि इसको आप ई लिखो या ई लिखो, तो इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं है ना कि पहला ई कौन है दूसरा ई कौन है। तो यहाँ पे और कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा था जैसे हमारे पास होता है PACKE और मैं बोलता है कि के और ई हमेशा साथ में आए, तो वैसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो PAC और KE, तो KE को अगर आप एक मानते तो ये टोटल 3 + 1 4 होता और साथ में आप KE को भी फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते थे। पर अगर आप EE को देखें तो कोई ऐसे भी डिस्कस कर सकता है कि फैक्टोरियल 2 तरीके से EE को अरेंज कर सकते हैं, और चूंकि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इसको हमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बात हो गई सेम ही कि हम इसको अलग से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो फैक्टोरियल 4 कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई, ये कितना है, ये है आपका 60।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 4×3 = 12, 12×5 = 60, तो ये हो गया 2/5, 2/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल प्रॉब्लम था। आगे चलते हैं। What is the chance that a leap year selected at random will contain 53 संडे? एक लीप ईयर के अंदर टोटल कितने डेज होते हैं? एक लीप ईयर के अंदर टोटल 366 डेज होते हैं। तो 366 डेज का मतलब क्या हो गया कि 366 को अगर आप 52 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 7 बार जाएगा, 7 से डिवाइड करना है, उल्टा हो गया। मेरे दिमाग में आंसर है पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे हो, तो इसलिए मैंने उल्टा लिख दिया। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 बार में हो जाएगा 7×5 = 35, 1 और 6 और 7×2 = 14, यानी कि 52 कंप्लीट वीक होंगे। इसका मतलब हो गया कि 12 वीक्स एंड 2 डेज। तो 12 वीक्स हैं तो हर जो डे है वो 12 टाइम्स तो आएगा ही। ठीक है, अब ये जो 2 दिन है ये कौन सा होगा, ये कलाकारी हो गया। तो हमारा सैंपल स्पेस इस केस में हम क्या लिखेंगे कि जो सैंपल स्पेस होगा हमें फोकस करना है इन 2 डेज के ऊपर, कि वो चूंकि हमें 53 संडे चाहिए, 52 संडे तो गारंटीड है। अब बाकी जो 2 दिन बचे वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं संडे या मंडे। ठीक है, वो हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, वो हो सकते हैं ट्यूसडे और वेंसडे, वो हो सकता है वेंसडे और थर्सडे, वो हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे, वो हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे, और वो हो सकता है सैटरडे और संडे। यही तो संभावना है। और कोई संभावना है क्या? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संभावनाएं हैं। और आपका जो ई है, फेवरेबल आउटकम क्या है? आप चाहते हो 53 संडे आ जाए, तो 53 संडे कैसे आएगा? या तो संडे मंडे या आए या तो सैटरडे संडे आए। तो जो आपका फेवरेबल आउटकम्स है उसके अंदर केवल 2 ही हैं, संडे मंडे और सैटरडे संडे। ठीक है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस है 7, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन है उसको लिखते जाइए। 3 रेड, 6 वाइट एंड 7 ब्लू बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स। ठीक है, 7 को टी ना लिखो, 7 लिखो, कलाकारी ना करो। तो 7 ब्लू बॉल्स। ठीक है, what is the probability that 2 balls drawn are white and blue? तो सबसे पहले अगर आप इनको ऐड करोगे तो टोटल कितने बॉल हैं? 7 3 10 6 16, टोटल 16 बॉल्स हैं। टोटल 16 बॉल्स हैं। तो सबसे पहले हमें 2 बॉल ड्रॉ करना है। तो 2 बॉल कितने तरीके से ड्रॉ करा जा सकता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितना हुआ है? यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस के अंदर हमें वो सारी संभावनाओं को काउंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा कि कितने तरीके से 2 बॉल निकाल सकते हैं। तो चूंकि 16 बॉल टोटल हैं और उसमें से 2 बॉल निकालना है, तो जो नंबर ऑफ वेज हो गया 16 बॉल में से 2 बॉल निकालने का, वो 16C2 हो गया। अगर किसी छात्र को परमुटेशन कॉम्बिनेशन से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं एक 1 शॉट टाइप का वीडियो बना दूंगा जिसमें बेसिक आइडिया डिस्कस कर दूंगा। तो 16 चीज़ों में से 2 चीज़ों को सेलेक्ट करने की जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो तरीका होता है वो 16C2 होता है। अब 16C2 को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? आप तरीका जानते हो कि यहाँ पे लिखो 16 × 15। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 16 से शुरू करके 2 टर्म लिखते हैं और फिर 2 और 1, यानी कि टोटल कितना हो गया? ये हो गया, कट गया 15/20 यानी कि 120। अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि फैक्टोरियल 16 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 14। फिर आप इसको लिखोगे 16 × 15, फिर इसको आप लिखोगे 2 × 16 × 15 × फैक्टोरियल 14
एंड 2 इंटू फैक्टोरियल 14, तो ये निकल गया और ये कट गया, तो 15/120 से तो 120 आ गया। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेटजी पता है, जैसे मैं बोलूँ कि 73C4 निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे 4 टर्म लिखोगे 73 से, 73 इंटू 72 इंटू 71 इंटू 70, और नीचे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ये शॉर्टकट ट्रिक फॉलो करो। ठीक है, तो आप आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस हो गया 120। अब आपको ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई क्या होगा। ई आपका क्या है? एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर 2 बॉल जो आपने ड्रॉ किया है उसमें से उन संभावनाओं को आपको लेना है कि एक बॉल आपकी वाइट हो, दूसरा बॉल आपका ब्लू हो। वाइट एक बॉल होगा, वो कैसे होगा कि जो 6 वाइट बॉल है उसमें से आपने एक वाइट बॉल उठाया होगा, और दूसरा क्या है? ब्लू बॉल, तो 7 ब्लू बॉल्स में से आपने एक बॉल उठाया होगा, तो 6C1 6 के बराबर होता है, 7C1 7 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया? वो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यानी कि 6 इंटू 7 बाई 120, यानी कि कितना हो गया? 7/20। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रॉब्लम कार्ड के ऊपर है। मैं चूँकि बचपन में कार्ड नहीं खेलता था, तो ये मेरी एक खुद की समस्या थी। तो जब मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे कार्ड्स का कंपोजिशन समझना पड़ा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कार्ड्स के बारे में शायद आइडिया ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया है। कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52। ठीक है, और 52 में 26 जो होते हैं, 26 वो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, और 26 जो होते हैं वो रेड कलर के कार्ड होते हैं। ठीक है, और जो इसमें 4 अलग अलग सूट्स होते हैं, मतलब इसमें एक सूट के अंदर 13 कार्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। और वो सूट्स क्या होता है? वो होता है क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट। तो जो डायमंड के 13 कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं, और जो हार्ट्स के 13 कार्ड होते हैं वो भी रेड होते हैं, और क्लब और स्पेड के जो 13 कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं। मैं इसको ऐसे याद करता था कि रेड मतलब क्या? रेड एक प्यार का कलर है, और आप यूजुअली देखते होंगे कि दिल जो है वो प्यार से रिलेटेड है, हार्ट, और डायमंड भी है जो प्यार से रिलेटेड है। जब आप किसी को कुछ डायमंड रिंग गिफ्ट करते हैं तो कब करते हैं? जब आप उससे प्यार करते हैं। तो डायमंड और हार्ट दोनों प्यार के कलर से रिलेटेड है, रेड से रिलेटेड है, तो वो रेड है। और क्लब और स्पेड जो है वो ब्लैक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, याद रखने का है। मतलब ऐसा ना सोचे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। भैया याद जैसे रखना है रखो। उसके बाद तो 26 हो गए रेड कलर, डायमंड और हार्ट के, और 13 एक सूट में होता है। और इसके अंदर कुछ फेस कार्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं किंग, क्वीन और जैक, और इक्का होता है हर के अंदर एक एक, एस 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 एस। तो ये 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होता है, 4 जैक होता है। ठीक है, अब चलती हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो जो पहला प्रॉब्लम है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड, मतलब पत्ता पीस पीस के, एकदम ऐसा नहीं कि कलाकारी है, बढ़िया से मिलाया गया है। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स so that the chance of drawing 2 aces is 1/121। सॉल्यूशन आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस यहाँ पे क्या होगा? 52 पत्तों में से हमें 2 पत्ता निकालना है। नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं? 52C2। ठीक है, 52C2 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी कि ये हो गया 26 इंटू 51। ये टोटल तरीके हो गए। ठीक है, उसके बाद 4C2 हमें है, हमें क्या निकालना है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम सो दैट द चांसेस ऑफ ड्रॉइंग 2 एसेस। तो अगर हम ड्रॉइंग एन एस कार्ड को इवेंट बोलें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट कितना होगा? एस कहाँ से मिलेगा? टोटल एसेस होते हैं 4, 4 इक्के होते हैं, तो उसमें से 2 को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है 4C2। सॉरी, जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है वो 4C2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हो गया, आप लिख सकते हो यहाँ पे 4C2 बाई 52C2। तो 4C2 होगा 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1, और 52C2 होगा 52 इंटू 51 बाई 2 इंटू 1। तो ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कट गया, ये कट के 17×51 और 13×52, तो आ गया 1/13 इंटू 17। तो
तो 170 और 17 51, 170 और 51 221, वही हमें प्रूव भी करना था, तो हमारा आंसर निकल गया। जो सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट है वो आप देख लीजिए, ठीक है, वो भी आपको देखना चाहिए, इसी पे हो जाएगा। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 आर ड्रॉन, तो सबसे पहले तो टोटल तरीके हो गए वो 52C3 हो गए। फाइंड द चांस या प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ए किंग, मतलब एक किंग हो, एक क्वीन हो और एक जैक हो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं उसको लिखता हूँ P। टोटल कितने तरीके से कार्ड ड्रॉ करा जा सकता है, 3 कार्ड ड्रॉ करने हैं, यानी कि 52C3 तरीके से किया जा सकता है। और किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं, तो 4C1 हो गया। 4 क्वीन होती हैं तो 4C1 हो गया, और 4 जैक होता है तो भी 4C1 हो गया, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सब मैं थोड़े कैलकुलेट करूँगा, मजदूर थोड़े हूँ। आप भी करो। अब सी, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। अब सी कहाँ है, अगले पेज पे जाते हैं। बोल रहा है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर डायमंड। डायमंड कितने होते हैं, टोटल 13 डायमंड होते हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13 में से 4 के 4 कार्ड आने चाहिए और 52 में से 4 हमारी टोटल पॉसिबिलिटी है सैंपल स्पेस के अंदर। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। ये उसका सी का फर्स्ट पार्ट था, इसमें सी का भी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। सी का सेकंड पार्ट क्या है, सी का सेकंड पार्ट है देयर इज 1 कार्ड ऑफ ईच सूट, तो उसमें 4 सूट हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 कार्ड ऑफ ईच सूट, तो क्या हो गया 13C1 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 इंटू 13C1 डिवाइडेड बाई 52C4। टोटल 52 में से 4 निकाला और उसके बाद हर में से एक एक निकाला, क्लब में से एक, स्पेड में से एक, डायमंड में से एक, हार्ट में से एक। तो ये हो गया आपका। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट भाई साहब है देर आर 2 स्पेड एंड 2 हार्ट्स। तो 2 स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 13C2 तरीके से 2 स्पेड, और 13C2 बाकी दो क्या निकालना है 2 हार्ट्स, तो 13C2 और डिवाइडेड बाई 52C4, ठीक है। मुझे एक बात का दुख है कि पत्ते खेलने अभी मुझे नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने कभी सीखा नहीं, बचपन में पिटाई के डर से नहीं करता था और उसके बाद पता नहीं कभी सीख नहीं पाया। चलो, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाते हो। कभी भी उम्र है, सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये जो हमने प्रॉब्लम किया वो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो अब क्या कर सकते हैं, कोशिश करिए, दोबारा देखिए, डाउट को अगर लिख सकते हैं तो लिख के पूछिए। छठा प्रॉब्लम पे चलते हैं। ए कमिटी ऑफ 4 पीपल इज टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम 3 ऑफिसर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 अधिकारी हैं। 4 ऑफिसर्स ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट में 4 अधिकारी हैं। एंड 2 ऑफिसर्स ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स में भी 2 अधिकारी हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई साहब, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द कमिटी इन द फॉलोइंग मैनर। अब इसमें पहला क्या पूछ रहा है कि देयर मस्ट बी 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। 4 लोगों की टीम बनानी है। टोटल कितने हो गए ये, 4 3 7 2 9 1 10, तो टोटल ये 10 बंदे हो गए, 10 कलाकार हो गए, ठीक है। और उसमें से हमें क्या करना है कि देयर मस्ट बी 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अलग अलग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्ट हैं। तो 10 लोगों में से 4 लोगों की टीम 10C4 तरीके से सेलेक्ट की जा सकती है और हर डिपार्टमेंट से एक होना चाहिए। तो प्रोडक्शन वाला एक बंदा 3 बंदे में से सेलेक्ट करना है तो 3C1 तरीके से किया जा सकता है। परचेज में से एक करना है तो 4C1 तरीके से, सेल्स में से एक करना है तो 2C1 तरीके से, और CA एक ही है तो इसमें 1C1, ठीक है। तो एक्चुअली बेसिकली ये 3 × 4 × 2 × 1 होगा। मैं ये जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कॉम्बिनेटोरिक्स या काउंटिंग का आइडिया हो जाए। सेकंड जो पार्ट है आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए। इट शुड हैव एटलीस्ट 1 फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट।
तो एटलीस्ट वन फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट होने का क्या मतलब है कि बाकी लोग कौन होंगे उसको नहीं बताया जा रहा, पर ये जरूर बताया जा रहा है कि परचेज वाला एक बंदा होना चाहिए। तो एक परचेज का हो जाए और बाकी 3 किसी और जगह से आ जाए। उसके अलावा कम से कम चाहिए, यहाँ पे देखो ये अच्छा सवाल है, इसमें गलती करेंगे बच्चे। इट शुड हैव एट लीस्ट वन फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट। तो एक तो तरीका है कि एक परचेज वाला हो और 3 और हो। दूसरा तरीका है कि परचेज वाला 2 हो, क्योंकि कम से कम एक होना चाहिए। तो 2 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँ कि कम से कम 1 किलो मिठाई लेके आना और तुम 2 किलो लेके आ गए तो मैं मना थोड़े करूँगा, पर तुम आधा किलो लेके आए तो फिर लपड़िया दूंगा। ठीक है, तो इसलिए कम से कम की बात जो है उसको ध्यान से समझना। इट शुड हैव एटलीस्ट वन फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। तो 1 + 3, 2 + 2 भी हो जा सकता है, या 3 + 1 भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 के 4 परचेज वाले ही आ जाए, 4 के 4 परचेज वाले आ जाए और 0 जो है किसी और डिपार्टमेंट से कोई बंदा आए ही ना। तो एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर पकड़ पाए होंगे कि या तो एक इसमें से आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए। अब ये जो कलाकार होंगे, जो स्मार्ट लोग होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर इतना करने की क्या ज़रूरत है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमें अगर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकल सकती है? लिख सकती है 1 - प्रोबेबिलिटी दैट नो वन इज फ्रॉम परचेज, नो वन इज फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। ये आप समझ पाए? दोबारा बता देता हूँ। अगर मैं एक टीम बना रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम एक परचेज वाला होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा ना कि परचेज वाला कोई नहीं होना चाहिए। अगर एक आ गया तो हमारी बात हो गई, 2 आ गया हो गई, 3 आ गया हो गई। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि परचेज वाला कोई ना हो। तो परचेज वाला कोई ना हो इसका मतलब कि सारा का सारा जो हो बंदा, वो परचेज वाले टोटल कितने हैं? 4 हैं, और बाकी कितने हैं? 3 + 2 5 + 1 6। तो जो हमें 4 के 4 लोग सेलेक्ट करने हैं वो बाकी के 6 लोगों में से करने हैं, और वो टोटल संभावनाएं कितने हैं वो तो हमें पता है कि 10c4 है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या आप इसको जरूर, जो बच्चे पहली बार प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं, अगर वो ना समझें तो वह ऐसे भी करके देखें। या तो आप ये कैलकुलेट कर लो, या आप क्या कैलकुलेट करते, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। ये कैलकुलेट करते कि 1 फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। तो 1 फ्रॉम परचेज को लिखते 4c1 और बाकी 3 लिखते 6c3। फिर लिखते 4c2 इंटू 6c2। फिर आप लिखते प्लस 4c3 इंटू 6c1, और फिर आप लिखते प्लस 4c4 इंटू 6c0, और फिर पूरे का बटा करते 10c4। तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर दोनों केसेस में आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए अल्टरनेट तरीके से सोचने से प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कितना टाइम हो गया वीडियो का? 43 मिनट। चलो जल्दी जल्दी करते हैं बाकी का प्रॉब्लम। द चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी इन द कमिटी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी इन द कमिटी यानी कि ये थर्ड प्रॉब्लम है। तो टोटल हमें 4 लोगों की टीम बनानी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला बंदा कितना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला बंदा है 1। ठीक है, तो यानी कि उस 1 को तो लेना ही है और बाकी में से हमें 3 लेने हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो 1c1 चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेने का एक ही तरीका है, और बाकी 9c3 होगा। ठीक है, और उसके बाद 10c4 कैलकुलेट करके जो आएगा वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये अच्छा प्रॉब्लम है, और ऑड्स इन फेवर और अगेंस्ट जो आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ द लेटर्स ऑफ इंटरमीडिएट आर अरेंज्ड। सबसे पहले इंटरमीडिएट को लिख लेते हैं, INTERMEDIATE। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है, 12 लोग हो गए। 12 लोग में जो रिपीट हो रहे हैं उसको काउंट करो। एक आई आ गया एक बार, 2 बार, तो 2 बार आ गया आई, 2 आई हो गया। उसके बाद टी आ गया एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 बार आ गया टी। और इंटर ई कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो 3 ई आ गया। तो 2 2 4 3 7 और 12 टोटल थे, तो बच गया क्या, बच गया एन आर एम डी और ए। इसे हमें आसानी हो जाएगी, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमने यहाँ पे अपना लिख लिया। अब सवाल दोबारा पढ़ते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ इंटरमीडिएट आर अरेंज्ड द ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट दैट नो टू ई ऑकर टुगेदर। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। बोल रहा है कि ऑड्स इन फेवर, तो आपको क्या करने हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं इस इवेंट के लिए जिसमें दोनों ई एक साथ नहीं आ रहे हैं। और एगेंस्ट का क्या मतलब है कि टोटल जो पॉसिबिलिटी है जिसमें हम इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें एगेंस्ट वाला मिल जाएगा। करते हैं फिर दोबारा रिपीट कर देंगे, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से समझना। द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट आर अरेंज्ड, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितना हो गया। तो 12 था टोटल, हमने काउंट किया था, फैक्टोरियल 12 और डिवाइडेड बाय जो वर्ड्स रिपीट होते हैं उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे और फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 3 6 के बराबर होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दो चाहे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 12, 3 गुना 2 6 दूना 12, तो ये तो कट गया यहाँ पे। और 11/2 गुना फैक्टोरियल 10, ये हो गया टोटल। अब बोल रहा है ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट दैट नो टू इज अकर टुगेदर। अब ये एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। अब जब हम इंटरमीडिएट के वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करेंगे तो हमसे ये बोल रहा है कि 2 बार कभी भी दो ई एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा। हमारे पास टोटल 3 ई हैं, तो अगर ई को हम पहले हटा दें तो कितने अल्फ़ाबेट बचेंगे, 1 2 3 4 5 2 7 2 9। तो इन 9 के 9 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम इनको ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवर ऑफ ई, ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। ठीक है, तो 9 के 9 को अरेंज करना है फैक्टोरियल 9 तरीके से। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, इन तीनों ई को हटाया तो कितने बचे, टोटल 9 बचे। उसको कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 9। पर जो बाकी 9 बचे उसमें 2 बार आई आ रहा है और 2 बार टी आ रहा है, तो आपको फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। अब ये जो 9 अरेंज आपने किए हैं, कैसे किए हैं, वो आपने ऐसे किए हैं। मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 9 अरेंज आपने किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 आपके अरेंज हो गए। अब आपको ये ई को अरेंज करना है, पर आप चाहते हो कि कोई भी 2 ई एक साथ ना आए, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कि आप ई को इनके बीच में बैठा दो। तो ई को आप यहाँ बैठा सकते हो, 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 यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ई को आप बैठा देंगे तो कोई भी 2 ई एक साथ नहीं आएगा। पर आपको ई तो केवल 3 ही है। ठीक है, तो आपको ई को बैठाने के लिए 10 जगह है, पर उसमें से 3 ही जगह में आपको ई को बैठाना है, तो वो कोई भी 3 आप सेलेक्ट कर लो। वो 3 आप कैसे सेलेक्ट करोगे, वो 10C3 तरीके से सेलेक्ट करोगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ये जो आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऐसे वर्ड्स कितने हैं जिसमें कभी भी 2 ई एक साथ नहीं आ रहे हैं।
तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, यह आएगा फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और 10 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 जैसा मैंने आपको बताया था, और लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको अब कैंसिल करो, यहाँ से फैक्टोरियल 2 2 यानी कि 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया 3 और 9, तो ये कैंसिल हो गया, 3 और 9 बच गया, ऊपर में 3। तो ये बेसिकली आ रहा है 3 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो बेसिकली ये 10 फैक्टोरियल है। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल। तो आपका फेवरेबल कितना आउटकम है, फेवरेबल टोटल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 3 इंटू 10। तो नॉन फेवरेबल कितने हो गए, नॉन फेवरेबल हो गए टोटल कितना है भैया, 11/2 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल तो कॉमन हो गया, और 11/2 माइनस 3 यानी कि कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल इंटू 11 में से 6 5/2 5/2। तो ये हो गया नॉन फेवरेबल। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा ये गया है कि आपको बताना है, मैं यहाँ पे ही मैनेज कर सकता था पर नहीं, आपको ये बताना है कि इफ़ द लेटर्स ऑफ द इंटरमीडिएट आर अरेंज्ड देन द ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट दैट नो टू ई अकर टुगेदर। तो ऑड्स इन फेवर कैसे लिखते हो, ऑड्स इन फेवर बाई ऑड नॉन फेवरेबल। तो ये आप लिखोगे तो आपका क्या आएगा, ऑड्स इन फेवर आप कैसे निकालोगे, ऑड इन फेवर, तो उसको निकालोगे टोटल कितने हैं इन फेवर, वो है 3 नहीं 11/2 इंटू नो 3 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये है 3 इंटू 10 फैक्टोरियल। और एगेंस्ट कितने होगा, एगेंस्ट हो गया 10 फैक्टोरियल इंटू 5/2, 10 फैक्टोरियल इंटू 5/2। तो ये कैंसिल करोगे तो आएगा 6/5। तो ऑड्स इन फेवर हो गया 6:5 या 6/5। आंसर किस फॉर्म में दिया गया है, आंसर दिया गया 6/5। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको पता चल गया। क्या किया, पहले टोटल निकाला, फिर इन फेवर निकाला, टोटल में से इन फेवर को माइनस कर दिया तो एगेंस्ट आ गया, और फिर उसको जो है रेशियो ले लिया। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ 5 लॉयर्स, 3 डॉक्टर्स and 2 engineers, 4 persons are selected at random. The probability that selection contains at least one of each category, तो ये आप शायद खुद से भी कर सकते हो पर मैं कर देता हूँ। तो at least one of each category का क्या मतलब हुआ, हमें टोटल 4 लेने हैं। तो 4 हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 हम लॉयर ले लें, 1 डॉक्टर ले लें और 1 इंजीनियर ले लें। एक तो एक तरीका है, क्योंकि एक एक तो लेना ही है। फिर 1 लॉयर ले लें और 2 डॉक्टर ले लें और 1 इंजीनियर ले लें, दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है कि 1 लॉयर लें, 1 डॉक्टर लें और 2 इंजीनियर लें। 3 तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया, हमें 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। कितने लोगों में से, 5 3 8 2 10, तो टोटल हो गया 10C4। और ये सिलेक्शन का क्या तरीका है कि आपको 2 लॉयर लेने हैं, कितने में से, 5 में से, तो 5C2। 1 डॉक्टर लेना है तो इनटू क्या हो जाएगा 3C1, और 1 इंजीनियर लेना है तो ये हो जाएगा 2C1। आप इसको 3 × 2 डायरेक्टली भी लिख सकते थे पर मैं एक्सप्लेन करने के बहाने लिखता हूँ। फिर ये हो जाएगा 1 लॉयर तो 5C1 इंटू 2 डॉक्टर यानी कि 3C2 और इंटू 1 इंजीनियर यानी कि 2C1 प्लस 1 लॉयर यानी कि 5C1, 1 डॉक्टर यानी कि 3C1 और इंटू 2 इंजीनियर यानी कि 2C2। तो कैसे सॉल्व करोगे, 5C2 कितना होगा, 5C2 होगा 5 × 4/2, ये 10 के बराबर होगा। आप कैलकुलेट करना, 10 × 3 × 2, ये होगा 5, 3C2 भी 3 के बराबर होगा, 2C1 भी 2 के बराबर होगा। 5C1 5 के बराबर, 3C1 3 के बराबर और 2C2 1 के बराबर, डिवाइडेड बाय
10c4 कितना होगा? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 बटा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 4 गुना 2 इस 8 को काट देगा और 3 गुना 9 इसको काट देगा। तो नीचे हो जाएगा 17 का ही धागा 210। ऊपर कितना बचा? 3 दूनी 6, 60 प्लस 5 15 दूनी 30 और 5 15 बटा 210, यानी कि 105 बटा 210, यानी कि 1/2। ऑप्शन करेक्ट ए। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉब्लम। देखते हैं आगे भी, आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने समझा कि बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्या क्या टर्म्स होते हैं, कितने प्रॉब्लम्स किए, 1 2, बहुत सारे प्रॉब्लम किए, अब काउंट करके क्या फ़ायदा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है, वीडियो को एंजॉय किया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जो हमारा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट ऑलरेडी पहले से लाइव है, उसमें रैंडम वेरिएबल से हम शुरू कर रहे हैं। यूजुअली जो है मैक्सिमम जगह यही सिलेबस होता है, पर जब तक आप बेसिक प्रोबेबिलिटी को नहीं समझते हैं, आगे बहुत सारे आपको डिफ़िकल्टी आ सकता है। तो आप जो बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला मैं वीडियो प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा, उसमें हमने अभी तक प्लान किया है कि 4 वीडियो बनाऊँगा मैं। पहला वीडियो ये हो गया, इसके बाद 3 हो सकता है, ज़्यादा हो जाए, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, पर 3-4 घंटे तो लगते हैं इनको करने में। ठीक है, और थोड़ा नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स मैं ज़्यादा करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि यहाँ पे शॉर्टकट टाइप का कुछ नहीं होता, डिटेल में सब कुछ बातें होती हैं। 15 मिनट में 5 मिनट में बने एक्सपर्ट और 5 मिनट में बने इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।